डिस्क्लेमर, जो भी जानकारी और सूचना इस वीडियो में दिया जा रहा है वह सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए है। यह किसी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है और ना ही मैं कोई रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। तो अगर इस वीडियो की किसी भी जानकारी का यूज़ करके आप कोई भी डिसीजन लेते हैं तो वह आपकी खुद की जिम्मेदारी होगी, मैं और यह चैनल उसका जिम्मेदार नहीं होगा। तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आपने थंबनेल और टाइटल में पढ़ा होगा कि पैसा स्कैम है। इस स्कैम को समझने के पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि पैसा होता क्या है। तो आपके हिसाब से पैसा क्या होता है? सोचिए। नहीं पता? मैं बताता हूँ। पैसा या मनी ये हमारे मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। मनी हमें परचेजिंग पावर या फिर खरीदने की पावर देता है। मनी से हम अपने जीने के लिए जो जरूरी होता है वो हम खरीद सकते हैं। मनी तो बस एक यूनिट ऑफ मेजर है। जो नोट और सिक्कों का हम पैसे समझते हैं वो तो बस रिप्रेजेंटेशन है मनी का, क्योंकि नोट तो सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर है एंड सिक्का एक पीस ऑफ मेटल। हाँ, मगर इन पैसों ने हमारा काम बहुत आसान कर दिया है, क्योंकि पहले ज़माने में हम बार्टर सिस्टम का यूज़ करते थे। बार्टर सिस्टम जो कि एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज था, बट बार्टर सिस्टम एक इनएफिशिएंट मेथड था ट्रांजैक्शन करने के लिए, इसलिए हमें ये मेथड चेंज करना पड़ा। जिन्हें बार्टर सिस्टम नहीं समझा उन्हें एग्जांपल की मदद से मैं समझाना चाहूँगा। तो समझ लीजिए, आपको राइस या फिर चावल चाहिए तो बदले में आपको गेहूँ या फिर उससे जो इक्विवेलेंट चीज़ें हैं वो आपको देनी पड़ेगी। तो इन शॉर्ट में यही हमारा बार्टर सिस्टम है। बार्टर सिस्टम में ढेर सारे प्रॉब्लम थे, जैसे कि कितने केजीस राइस देंगे तो आपको कितना केजीस व्हीट मिलेगा। यह चीज़ बार्टर सिस्टम में क्लियर नहीं है। उस टाइम मेजर्स होंगे, बट अभी हम पैसे से ये चीज़ काफ़ी आसान कर चुके हैं। तो पैसे से अगर हम किसी की वैल्यू पता करनी है तो हमें वो काफ़ी इजी हो चुका है। जैसे कि मैंने आपको पिछला एग्जांपल दिया कि आपको अगर राइस चाहिए तो आप बदले में व्हीट दे रहे हैं, बट क्या होगा अगर आपको व्हीट नहीं देना? तो ये चीज़ें थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है। इसके कारण हम मनी का यूज़ करते हैं आज के ज़माने में। पॉइंट नंबर 1 पे आते हैं, पैसा स्कैम कैसे है। तो ये स्कैम डायरेक्ट पैसों पर नहीं होता है, ये स्कैम उसकी वैल्यू पर होता है। तो एग्जांपल के लिए समझ लीजिए, आज आप एकदम मेहनत करके 1 लाख रुपए जुटा देते हैं और 20 साल बाद आप यही 1 लाख की वैल्यू देखते हैं तो पता लगता है ये 1 लाख रुपए में कुछ नहीं मिल पा रहा है, या फिर कहूँ जो चीज़ें इस पर मिल रही है अभी वो उसकी वैल्यू को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है जो हमने उस टाइम में जुटाई थी। अब आप भी कह रहे होंगे कि भाई मैंने एक लाख इतनी मेहनत करके जुटाई थी, अभी उसकी वैल्यू में मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो यह आपको एक ठगी लग सकती है कि यह मेरे साथ एक फ्रॉड हुआ है कि मैंने इतना मेहनत करके जमाया था और अभी उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं रही। और पैसे की वैल्यू कम होने के कारण है महंगाई, जिसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। और ये महंगाई आपका सारा मेहनत और पैसा खा गया। तो जिन्हें इन्फ्लेशन नहीं समझा, मैं उन्हें एक एग्जाम्पल की मदद से बताना चाहूँगा कि इन्फ्लेशन क्या होता है। तो मान लीजिए आपको अब जॉब की ज़रूरत है और एक शॉप में आप जॉब ढूंढने गए, और जब आप मार्केट में गए तो आपको पता लग रहा है कि सैलरी काफ़ी कम मिल रही है। इसका रीज़न है कि वहाँ पे जो जॉब करने वाले हैं ढेर सारे हैं और काफ़ी लोगों को जॉब चाहिए और जॉब्स है लिमिटेड। और आपने एक जगह पता किया तो आपको सिर्फ 10,000 पेमेंट मिल रही है। तो आपने कहा कि यह 10,000 मुझे काफ़ी कम पड़ेंगे, तो वो कहेंगे कि आप नहीं तो कोई और सही। और जॉब्स की इतनी कमी होने के कारण लोग 9,000 में तक काम करने के लिए रेडी हो जाएंगे उसी जॉब के लिए। तो इस एग्जांपल से आप क्या समझें कि जहां सप्लाई ज़्यादा होता है और डिमांड कम, उस चीज़ की वैल्यू गिर जाती है। सेम हमें ऐसा पैसों के साथ देखने मिलता है। जब पैसे की सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसकी भी वैल्यू गिर जाती है। और पैसा अगर डिवैल्यू है तो इसे कोई ना कोई डिवैल्यू करेगा। तो आइए हम उन्हें ही जानते हैं अपने पॉइंट नंबर 2 में। पॉइंट नंबर 2, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? सो आंसर इज क्वाइट सिंपल, इट्स गवर्नमेंट। आज के ज़माने की बात कहूँ तो हर कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करता है, तो सभी पैसे हमारे बैंक अकाउंट्स में रहते हैं। मगर पहले ऐसा नहीं होता था। पहले हर कोई कैश लेकर चलता था और हर कोई अपने पास कुछ ना कुछ डिपॉजिट रखता था। आजकल हम डिपॉजिट अपने बैंक अकाउंट में रहते हैं, बट पहले हम तिजोरियों में या फिर बेड के नीचे जहाँ मर्जी वहाँ हम कैश रखते थे। और इसके कारण ही नोट थोड़ा ज़्यादा हमें प्रिंट करना पड़ता था, क्योंकि लोग जब तक बैंक में पैसे डिपॉजिट नहीं करेंगे तब तक वो लोन कैसे देंगे। और पैसा तो प्रिंट ही लोन से होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई बैंक 100 रुपीज़ प्रिंट करती है तो जब तक वो 100 रुपीज़ इंटरेस्ट के रूप में बैंक में मिल नहीं जाता तब तक वो 100 रुपीज़ प्रिंट नहीं माना जाएगा।
क्योंकि वे अगर ऐसे ही प्रिंट करते रहें तो मार्केट में पैसे की सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, जिससे कारण मनी की जो वैल्यू है वो डिवैल्यू हो जाएगी। ये बस आपको एक सिंपल से एग्जांपल से समझाने की कोशिश थी। मगर कभी कभी गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा मनी भी प्रिंट करना पड़ जाता है, जिसके कारण इन्फ्लेशन तेज़ी से बढ़ती है और गवर्नमेंट का काम है इन्फ्लेशन को उसकी कंट्री की ग्रोथ के हिसाब से चलने देना और इस इन्फ्लेशन को ज़्यादा ना होने दें। इन्फ्लेशन का एक आइडियल रेट है 2% से लेकर 4% तक। इस इन्फ्लेशन के कारण आपके पैसे की वैल्यू हर पल कम होते जा रही है। अब हम इन्फ्लेशन तो समझ गए, इसे कम कौन कर रहा है वो भी हम समझ गए, बट इस पे हम क्या कर सकते हैं या फिर कहें इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका सीधा आंसर है कि इन्वेस्ट कर सकते हैं हम। और कहाँ इन्वेस्ट करना है वो आपकी चॉइस है कि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहेंगे या एफडी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे या फिर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। इनमें से किसी भी चीज़ पे इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपना रिस्क एनालाइज करना चाहिए अच्छे से, और आप कितने टाइम तक के इन्वेस्ट करने वाले हैं उसकी ड्यूरेशन को समझ लें। आप जहाँ पर भी इन्वेस्ट करें पहले चेक कर लें कि वह आपके इन्फ्लेशन रेट को बीट कर रहा है नहीं कर रहा है, या फिर सिंपल भाषा में कहूँ, आपने जहाँ पर भी इन्वेस्ट किया है वह आपको इन्फ्लेशन से ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न दे रहा है नहीं दे रहा है। एग्जाम्पल के लिए समझ के चलिए कि इन्फ्लेशन का रेट 5% चल रहा है, बट आप बैंक में एफडी कराने जा रहे हो, आप वहाँ पर 6% का रिटर्न कमा रहे हो, तो यह आप क्या कर रहे हैं, इन्फ्लेशन को बीट कर रहे हैं। तो यही था दोस्तों इस वीडियो में। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में। मैं हूँ प्रणव सोन। लेट्स डू ग्रेट थिंग्स टुगेदर। जय